वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन, घर्षण, उसका पार्ट नंबर टू है। अगर मैं अपनी रफ्तार सीरीज की बात करूं टोटल लेक्चर की, तो जो टोटल लेक्चर है वो है 41वां। कौन सा? 4141, यानी कि एक हमारी प्ले लिस्ट है जिसका नाम है रफ्तार सीरीज, एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। उसका टोटल लेक्चर है 4141। तो 41वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 2। बोले तो हम फ्रिक्शन का एक पार्ट कल कर चुके हैं, आज हमारा फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 2 है। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है काव्या इंस्टीट्यूट। तो उसको ज्वाइन कर ले, जहां पर क्लास के नोट्स, पीडीएफ, अदर इंफॉर्मेशन जो भी आती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आती हैं। तो चलिए आज हम बिना देरी किए फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था म्यू। इसके बारे में कल चर्चा की थी। बोले तो कल हमने गतिज घर्षण पढ़ा था, गतिज घर्षण को फिनिश कर दिया था। वहीं पर एक चीज देखने को मिली थी म्यू। थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं पीछे का। म्यू क्या होता है हमारा? म्यू मैंने आपको कल बताया था कि म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं बोलूं तो घर्षण गुणांक। क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है। घर्षण गुणांक होता है म्यू। इतना क्लियर? अब म्यू घर्षण गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। लेकिन होता किसका है? मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है कि ये कोफिशिएंट होता किसका है। तो मैंने आपको कल बताया था ये कोफिशिएंट होता है सतह का। सतह बोलो तो सरफेस का। किसका होता है? सरफेस का होता है। क्लियर? अब जो म्यू होता है वो हम इस म्यू को, यानी कि सरफेस का ये कोफिशिएंट होता है, मैं बात करूं तो ये बताता क्या है, डिफाइन क्या करता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये म्यू है वो डिफाइन करता है यूनिट। किसकी यूनिट को डिफाइन करता है, एक संख्या को डिफाइन करता है कि वो कितनी चिकनी है और कितनी खुरदरी है, कितनी चिकनी है और कितनी खुरदरी है, उसको बताता है म्यू। कौन बताता है? म्यू। अच्छा, हम अपने फ्रिक्शन के चैप्टर में इस म्यू को 3 तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला और दूसरा और तीसरा। पहला जो है वो हमने पढ़ लिया है कल की वीडियो में म्यू के। क्या? म्यू के। दूसरा पढ़ेंगे म्यू एस और तीसरा पढ़ेंगे म्यू आर। पहला पढ़ेंगे म्यू के, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। म्यू के एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, गतिज घर्षण गुणांक होता है, जो यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है। जो यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है। अब देखो ये जो म्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो इसको कहते हैं गतिज घर्षण गुणांक। गतिज घर्षण गुणांक। क्लियर? अब देखो अगर मैं यहीं पर मैं बात करूं म्यू एस की, म्यू एस बोलो तो म्यू एस क्या होता है? म्यू एस होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मैं बात करूं जो म्यू एस मेरा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अगर हिंदी में बात करूं तो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। दैट इज क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। अब रह गया मेरा एक म्यू आर। जो म्यू आर होता है वो होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। मैं बात करूं इसकी हिंदी की तो इसे हिंदी में कहते हैं लोटनिक घर्षण गुणांक। लोटनिक घर्षण गुणांक। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो म्यू होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, लेकिन होता किसका है, एक सरफेस का होता है। अगर ये सरफेस का होता है तो डिफाइन क्या करता है, ये डिफाइन करता है एक चिकनी है, कोई सतह कितनी चिकनी है और कोई सतह कितनी खुरदरी है, उसको डिफाइन करता है म्यू। अगर म्यू ये डिफाइन करता है तो म्यू को फ्रिक्शन के चैप्टर में 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग ये हैं। पहला भाग है म्यू के, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, बोले तो गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। और दूसरा जो है म्यू एस, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम बात करें स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और तीसरा होता है म्यू आर, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे कहते हैं लोटनिक घर्षण गुणांक। इतना क्लियर। अब जो म्यू होता है, मैंने कल की वीडियो में आपको म्यू के पढ़ाया था, जो होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं यहाँ पर म्यू की बात करूं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि म्यू की वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, म्यू की वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, बोले तो म्यू का मान क्या होता है। तो म्यू का मान के लिए एक चीज निकले ना, ये जो म्यू होता है वो 0 से छोटा और बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर और छोटा, और 1 के बराबर और उससे छोटा, यानी कि 0 से बड़ा और उसके बराबर, और 1 के बराबर या 1 से छोटा। मैं कह सकता हूं 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से कम तक की बीच की वैल्यू को लाई करता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बात नोट करके रखना कि म्यू की वैल्यू कहां तक लाई होती है। जो म्यू होता है वो उसकी वैल्यू लाई करती है कि ये तो 0 से बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये होती है इसकी वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं कल का ये मैंने आपको रिवाइज कराया है थोड़ा सा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इतना क्लियर। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्थैतिक घर्षण। उम्मीद करना, फील करना स्टैटिक घर्षण होता क्या है, इसको फील करना स्टैटिक घर्षण आखिर में होता क्या है। जिस प्रकार से मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन को आपको बताया था, उसी प्रकार से मैं आपको स्थैतिक घर्षण को बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल डिफाइन करूंगा। ऐसा होता है तो क्यों होता है, बिल्कुल डेप्थ में ले जाऊंगा, ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, कल हमने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, उसका पहला क्वेश्चन ये था कि उत्पन्न कहाँ से होता है, रिड्यूस कहाँ से होता है, जनरेट कहाँ से होता था। उसका पहला जवाब ही यही था कि जब बॉडी हमारी है, अगर बॉडी मोशन में होगी तो उत्पन्न होता है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण गुणांक। गतिज घर्षण हमारा उत्पन्न होता है कब? जब बॉडी मोशन में होती है। लेकिन हम बात करें कि हमारा स्थैतिक घर्षण कब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है स्थैतिक घर्षण, यानी कि ये कंडीशन कब लगेगी। तो ये कंडीशन लगेगी जब when body is in rest, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब बॉडी विराम में होगी, यानी कि बॉडी किस में? रेस्ट यानी कि विराम में होगी। जब बॉडी विराम में होगी तब उत्पन्न होगा, तब रिड्यूज होगा, वो होगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो तो स्टैटिक घर्षण। जी हाँ, बिल्कुल। कहने का मतलब कल हमने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कब उत्पन्न होता था? वो उत्पन्न होता था जब बॉडी किस में हो? मोशन में बॉडी होती है, तब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में होती है, बोलो तो विराम में होती है, तो मेरा जो उत्पन्न होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब
इसके बाद कल हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करना, काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करना जो चीज उसमें पढ़ाई थी वही चीज इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता था उसे एफ के से डिनोट करते थे। किससे? एफ के से। लेकिन इसको हम डिनोट करेंगे एफ एस से। एफ एस से। किससे? एफ एस से डिनोट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब देखो, अगर मैंने कल एफ के से डिनोट किया था काइनेटिक फ्रिक्शन को, आज मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से डिनोट कर रहा हूं। कल बताया था कि जो एफ के होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो कांस्टेंट फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स होता है यानी कि नियत बल होता है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो मेरे लाल ये जो बल है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। मैं बात करूं कांस्टेंट फोर्स, अगर ये कांस्टेंट फोर्स में अगर बात करूं तो ये कांस्टेंट फोर्स मेरा नहीं होता है। क्या ना होता है? ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है कभी। लेकिन अगर उस तरफ मैं बात करूं काइनेटिक फ्रिक्शन की तो ये कांस्टेंट फोर्स होता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी, लेकिन उसे हम कैलकुलेट कर सकते थे। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो क्या एक बात बताओ, क्या मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं यानी कि मैं बोलूं निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकता। मेरा जवाब होगा नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कांस्टेंट फोर्स नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स होता था, लेकिन उसकी कंडीशन कहती थी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे लाल स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है। कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते। अच्छा, कैसे नहीं निकाल सकते? कैसे नहीं निकाल सकते? अब समझना मेरी बात को, अब ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से बात करूं वैल्यू की तो देखो, मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। क्लियर? सरफेस पे मान लो ये कोई अलमीरा रखा है। अलमीरा कहने का तुम जो अलमारी बोलते हो, मेरा ये रखा है अलमीरा, यानी कि अलमीरा रखा है मेरा। अलमीरा यानी कि तुम जिसे अलमारी बोलते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो अलमीरा है मैं इसका मानता हूं, इसका जो मास है वो 600 केजी का है। 600 केजी का मास है। ठीक है, 600 केजी का मास मान लिया। अब देखना, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, बोलो तो एक छोटा बालक है, यानी कि छोटा बच्चा है। अब वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है, बहुत जिद्दी है, अपने आप में बहुत जिद्दी है। वो कर रहा है कि इस अलमीरा पर एक बल लगा रहा है। बल क्यों लगा रहा है? वो छोटा बालक है, वो बहुत ही जिद्दी है। वो कह रहा है कि मैं इस अलमारी को किसकाना चाहता हूं, मैं इस अलमारी को किसकाना चाहता हूं। तो उस पर वो क्या करेगा? उसने एक अलमीरा पर क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। ठीक है, मान लो उसने जो फोर्स लगाया वो फोर्स लगाया हमारा 40 न्यूटन का। वो फोर्स लगाया कितना? 40 न्यूटन का। क्लियर? ठीक है, लेकिन जब उसने उस अलमीरा पर फोर्स लगाया तो मेरे लाल वो आगे नहीं खिसकी। वो आगे नहीं खिसकी। क्यों वो आगे नहीं खिसकी? अब बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा। बच्चा रोने लगा कि अलमारी आगे क्यों नहीं खिसक रही है, मैं इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं लेकिन अलमारी आगे नहीं खिसक रही है। रीजन क्या है? कारण क्या है? तो उसका जो कारण होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन के कारण इधर से भी अपोज में जो बल लगा वो भी 40 न्यूटन का लगा। 40 न्यूटन का लगा, इस वजह से अलमारी आगे नहीं खिसक रही थी। क्लियर? अब जब बच्चा रोने लगा,
अलमारी आगे नहीं खिसक रही है। भाई बहुत जिद्दी है कि हम इस अलमारी को खिसका के ही मानेंगे। जब वो रोने लगा तभी पड़ोस से उसके बड़े भाई निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटू किस लिए रो रहा है, ठीक है, उन्होंने देखा किस लिए रो रहा है, पूछा भाई क्या बात है, तो उसने कहा ये मैंने अलमारी पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया था लेकिन ये अलमारी आगे नहीं खिसकी। लेकिन ये अलमारी आगे नहीं खिसकी तो उसका रीजन क्या था? तो बड़े भाई ने कोशिश की, वो आए, लो ये आ गए, लो ये आ गए, यानी कि वो आए, उन्होंने भी उसको खिसकाने की कोशिश की, उन्होंने खिसकाने की कोशिश की, उन्होंने उस अलमीरा पर एक फोर्स लगाया और वो फोर्स लगाया उन्होंने 100 न्यूटन का, वो फोर्स कर दिया 100 न्यूटन का, ठीक है। अब जब उन्होंने 100 न्यूटन का फोर्स कर दिया और उधर छोटू भी उन्हीं के साथ 40 न्यूटन का फोर्स और लगा रहा है, जब दोनों, वो बड़े भाई 100 न्यूटन का और छुटकू भाई 40 न्यूटन का, मैं बात करूं तो दोनों फोर्स का जो एफ नेट निकालूं तो दोनों का निकला हमारा 140, यानी कि कुल बल हुआ 140। लेकिन तब भी अलमारी आगे नहीं खिसकी, तब भी अलमारी आगे नहीं खिसकी। क्यों? क्योंकि दोनों का बल मिलाकर टोटल हुआ 140, तो इसकी भी इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 140 न्यूटन। इस वजह से वो अलमारी आगे नहीं खिसकी, अलमारी आगे नहीं खिसकी। अब ये छोटू था वो हंसने लगा कि भाई मैंने इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तभी अलमारी आगे नहीं खिसकी, लेकिन तुमने 100 न्यूटन का बल लगाया और तुम्हारे साथ मैंने 40 न्यूटन का बल और लगाया, लेकिन ये अलमारी तो तब भी आगे नहीं खिसकी, अलमारी तो तब भी आगे नहीं खिसकी। कहने का मतलब ये है, इसका रीजन क्या है, कोज क्या है, बोलो तो कारण है फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से नहीं खिसकी, क्योंकि हम दोनों ने 140 फोर्स का 140 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया तो उधर ही रिएक्शन मिल गया हमें, देखने को रिएक्शन देखने को मिल गया, क्या 140 न्यूटन। अब देखना रिएक्शन देखने से क्यों मिला, क्योंकि इस छुटकू ने कहा, मैंने एक बात पढ़ी थी एलएनएम में, एलएनएम बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जहां पर मैंने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा था। उन्होंने बताया कि जिस दिशा में मैं फोर्स लगाऊंगा, जिस दिशा में मैं फोर्स लगाऊंगा उसी दिशा में मुझे एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो छुटकू ने कहा कि भाई हम दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि इसी डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं उसी डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ बिल्कुल, इतना क्लियर। बड़े भाई ने कहा हाँ छुटकू ये बात तो क्लियर है कि हम इस डायरेक्शन में 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, इतना क्लियर। लेकिन उन्होंने कहा फिर इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि ये अलमारी आगे क्यों नहीं खिसक रही। तभी इन दोनों के पास में एक आए, इनके पिताजी, बोले तो इनके पिताजी आगे, उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, उन्होंने दोनों ने कहा कि पिताजी ये अलमारी आगे नहीं खिसक रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, मेरे साथ छोटू भी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों का टोटल करके 140 न्यूटन हुआ, लेकिन ये अलमारी फिर भी आगे नहीं खिसकी। तभी उन्होंने भी एक इस अलमारी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, इस पे एक फोर्स लगाया। मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक बल लगा दिया, उन्होंने भी इस अलमारी पे क्या लगा दिया, एक बल लगा दिया। अब देखो उन्होंने बल लगाया इस पे 700 न्यूटन का, उन्होंने बल लगाया 700 न्यूटन का। क्लियर? अब समझना मेरी बात ध्यान से, देखो मैं तुम्हें फ्रिक्शन दिखाऊं जब मैंने आपको सरफेस टेंशन पढ़ाया था ना, वो दिखाऊं। देखो ये इसमें वो है और ये गया सरफेस टेंशन, चाय की ऊपरी परत सरफेस टेंशन। तो इसको ना पढ़ के अब इस पे ध्यान देते हैं। देखो इस पे ध्यान देते हैं कि क्या है। देखो अब पिताजी ने इस पे 700 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्लियर? 700 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन जब उन्होंने इस पे 700 न्यूटन का फोर्स लगाया तब मेरे लाल ये जो अलमारी थी वो मोशन में आ गई। बोलो तो ये अलमारी किस में आ गई, मोशन में आ गई। क्यों?
अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पिताजी ने 700 न्यूटन का फोर्स लगाया, अपोज में उतना फोर्स क्यों नहीं लग रहा? उसका भी रीजन है, क्योंकि अलमारी का जो मास है मेरे लाल 700 न्यूटन से कम है, बोलो तो 600 किलोग्राम है। अलमारी का जो मास है वो 600 किलोग्राम है। अब हम उस पे 700 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी जो अलमारी होगी वो क्या होगी? मोशन करने लगेगी, बोलो तो मूव करने लगेगी। अब इसका भी रीजन सुनना। अब दोनों ने कहा पिताजी जब हमने दोनों ने बल मिलकर लगाया तब ये अलमारी तो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि अलमारी आगे बढ़ गई। तो उन्होंने बताया कि बेटा जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग वैल्यू होती है, वो फ्रिक्शन अपने आप में एडजस्ट करता है, वैल्यू को एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि वैल्यू को अपने अंदर एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। कैसे? यहां से एक बात नोट मिल गई कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन दैट इज घर्षण होता है, वो एक एडजस्टिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एडजस्टिंग वैल्यू है। अब देखना, एडजस्टिंग है, लेकिन वट एक कंडीशन तक, एक लिमिट तक। तो एक बात तो क्लियर हुई कि फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो एक एडजस्टिंग वैल्यू है। स्वयं अपने आप में एडजस्ट करने की क्षमता रखता है फ्रिक्शन। कौन? फ्रिक्शन। इतना क्लियर। अब देखो उन्होंने बताया ठीक है, मान लिया एडजस्टिंग है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं जब ये एडजस्टिंग है तो एक लिमिट तक है, उस लिमिट को मैं क्या कहता हूं? इस लिमिट को मैं कहता हूं लिमिटिंग फोर्स। क्या कहता हूं? लिमिटिंग फोर्स। मैंने कल आपको बताया था कि फ्रिक्शन में लिमिटिंग फोर्स एक अलग से टॉपिक नहीं है, उसकी भी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। उसमें हम पढ़ते हैं लिमिटिंग फोर्स। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक लिमिट तक होता है, उस लिमिट को हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। अगर लिमिटिंग फोर्स की मैं बात करूं तो इसे मैं हिंदी में कहता हूं सीमांत घर्षण, दैट इज सीमांत घर्षण। क्या कहता हूं? सीमांत घर्षण कहता हूं। तो एक बात नोट करना, इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझने मिला? ये मिला कि जो फ्रिक्शन है वो एक एडजस्टिंग वैल्यू है, एक एडजस्टिंग फोर्स है जो स्वयं अपने आप में एडजस्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन एक कंडीशन में, एक लिमिट में। उस लिमिट को हम कहते हैं क्या? लिमिटिंग फोर्स। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स। हिंदी में बात करें तो सीमांत घर्षण। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। अब देखना, अगर इस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल और समझ। मान ले मैंने एक बक्सा ले लिया, ये सतह पर रखा है, ये 6 kg का है, मैंने इस पे जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये जो बॉक्स है वो मोशन में नहीं आया। ठीक है, जब मैंने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया ये तब भी मोशन में नहीं आया, जब मैंने इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया ये तब भी मेरे लाल मोशन में नहीं आया। लेकिन अगर मैंने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया ये तब भी मोशन में नहीं आया। अगर मैं इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं मेरे लाल ये तब भी मोशन में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं इस पे अगर मैं 6.01 का फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये मेरा जो बॉक्स है वो मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। यानी कि इससे ये बात क्लियर होती है कि जो बॉक्स, पिंड, जो भी अलमारी है उसका जितना भी द्रव्यमान है उससे अगर मैं कुछ ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो वो पिंड, वो अलमारी, वो वस्तु हमारी मोशन में आ जाती है। किसमें? मोशन में। जब ये मोशन में आई तो इसकी जो ये वैल्यू है वो एक वैल्यू कब है? एक लिमिट है, वैल्यू की एक लिमिट है। मैं लिमिट ना कह के इसे मैक्सिमम वैल्यू बोल सकता हूं, किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकता हूं।
जब मैं एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकता हूं तो इस मैक्सिमम वैल्यू की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को मैं कहता हूं, उस लिमिट को मैं कहता हूं इस लिमिटिंग फोर्स। क्या कहता हूं? लिमिटिंग फोर्स। आ गई समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस मैक्सिमम वैल्यू को मैं कहता हूं लिमिटिंग फोर्स। क्या कहता हूं? लिमिटिंग फोर्स, सीमांत घर्षण। तो यहां से एक बात देखने को मिल रही है, एक बात देखने को ये मिल रही है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक घर्षण होता है, उसके अधिकतम मान को, उसके अधिकतम मान को, अधिकतम मान को, उसके अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं, हम सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। क्लियर? क्लियर। अब देखो, अब चलते हम अगले एग्जाम्पल पे, अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे। देखो, हम स्टैटिक घर्षण पढ़ रहे हैं। क्या? स्टैटिक घर्षण, दैट इज स्टैटिक घर्षण, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। अब देखना, हम पढ़ क्या रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण। अब देखो, जैसे कल मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन फॉर्मूला कब पढ़ा था? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होता था, लेकिन उसे हम कैलकुलेट कर सकते थे, उसे निकाल सकते थे। जब उसे निकाल सकते थे तो कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट नहीं होता है बोले तो उसकी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, तो इसका फॉर्मूला कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? तो समझ मेरे लाल, मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। उस मैक्सिमम वैल्यू को, उस मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या कहता हूं? लिमिटिंग फोर्स कहता हूं, लिमिटिंग फोर्स कहता हूं। लिमिटिंग फोर्स बोलूं तो मैं इसे सीमांत घर्षण बोलता हूं। क्या कहता हूं? सीमांत घर्षण कहता हूं। और इस सीमांत घर्षण जो होता है वो मेरे लाल कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। कह सकता हूं इसकी वैल्यू चेंज होती है और इसे एफ एल से कहते हैं, एफ एल से डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट नहीं रहता है सीमांत घर्षण। लेकिन अगर मैं बात करूं एफ एस की, एफ एस की, ये भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, नहीं रहता। जब ये कांस्टेंट नहीं रहता तो मैं इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं कर सकता? कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इधर बात करूं लिमिटिंग फोर्स की, भले ये कांस्टेंट नहीं रहता लेकिन मैं लिमिटिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं बोलूं तो निकाल सकता हूं। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन में ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन निकालूंगा, मैं निकालूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स निकालूंगा, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एक बात रखना, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को रट के बैठते हैं कि एफ एस बराबर म्यू एस आर होता है, मेरे लाल ये तो फॉर्मूला फिजिक्स में होता ही नहीं है, ये फॉर्मूला फिजिक्स में एडजस्ट ही नहीं है। बोले तो पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ एस मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो फिर इसका फॉर्मूला कहां से आ गया? इसका फॉर्मूला कहां से आ गया? तो ये जो रट के बैठते हैं ये गलत बैठे हैं, ये गलत बैठे हैं। क्योंकि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। बोले तो एफ एल, और एफ एल बराबर होता है म्यू एस आर, ना कि एफ एस बराबर म्यू एस आर। मेरे लाल ये जो फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, ये तो फॉर्मूला फिजिक्स में होता ही नहीं है, तो ये कहां से आ गया? तो एक बात रखना, जो रटने वाले हैं इस फॉर्मूले को रट के बैठे हैं, आज माइंड में सेट कर लेना कि एफ एस बराबर म्यू एस आर है, वो तो
क्या नहीं है, फिजिक्स में फॉर्मूला ही नहीं है, फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं होता है मेरे लाल, नहीं होता है। होता क्या है कि एफएस है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फोर्स, और लिमिटिंग फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ एल से। एफ एल बराबर होता है म्यू एस आर, म्यू एस आर। एक ये फॉर्मूला होता है और एक एफ के बराबर म्यू के आर होता है। ये दो फॉर्मूला होते हैं फिजिक्स के में घर्षण में। तो देखना ये फॉर्मूला गलत है, मैं पूरे 101% के साथ कह सकता हूं। ये जो रटने वाले हैं या जो रटाने वाले हैं वे फॉर्मूला गलत रटाते हैं, गलत है। ये फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं है, फॉर्मूला है एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस आर। अब देखना, मैंने कल आपके बारे में एक बात की थी कि जो म्यू एस है, अभी क्लास के शुरुआत में म्यू एस को पढ़ा के आया हूं। म्यू एस है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैं बात करूं हिंदी में तो इसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। जी हाँ, इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये एक क्या है? गुणांक कांस्टेंट है। तो क्या इसकी यूनिट होगी? यूनिट क्यों नहीं होगी? क्योंकि एफ एल एक बल है और आर भी एक बल है। मैं यहाँ से म्यू एस बराबर निकालूं तो एफ एल बट्टे आर, ये भी बल है, बल की न्यूटन, नीचे भी नॉर्मल बल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, उसकी भी न्यूटन, न्यूटन से कैंसिल, तो म्यू एस बराबर क्या निकला? यूनिट लेस। क्या निकला? यूनिट लेस। तो ये जो राशि है वो यूनिट लेस है, बोलो तो मात्रकहीन है, बोलो तो मात्रकहीन है। क्लियर? अब देखना, जब ये मात्रकहीन है तो क्या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा? मैं बोल सकता हूं विमाहीन है। विमाहीन कहने का मतलब डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। जी हाँ, ये डायमेंशन लेस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो, अब देखना क्या करेंगे। अब इसमें करेंगे कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, म्यू एस भी पढ़ा दिया और म्यू आर म्यू के भी पढ़ा दिया। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु रेस्ट में रखी है, रेस्ट में रखी है, विराम में, किसमें? विराम में। जब वो विराम में रखी है तो उसको चलाने में, उसको मोशन करने में, मोशन करूंगा तो जो मोशन करने का मतलब है उस पे मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब वस्तु रेस्ट में है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उस वस्तु को मैं मोशन में लाऊंगा। लेकिन अगर वस्तु मोशन कर रही है तो उस पे मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो म्यू एस होता है वो कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु रेस्ट में होती है। और म्यू के कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु मोशन में होती है। तो कहने का मतलब जब वस्तु रेस्ट में होगी तब मुझे बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा कौन सा हुआ? म्यू एस। म्यू एस ज्यादा हुआ, कम कौन सा हुआ? म्यू के। यह रिलेशन है, ये रिलेशन पूछता है फॉर्मूले में कि कौन सा ज्यादा होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा होता है गतिज घर्षण गुणांक से। तो ये जो रिलेशन मेरे लाल याद कर लेना। यहाँ से एक रिलेशन और पूछता है, म्यू एस बट्टे, इधर इसे बट्टे में लाता हूं, म्यू के ग्रेटर देन 1। ये भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अगर ये ना कह के पूछ ले म्यू के अपॉन म्यू एस तो लेस देन 1 निकलेगा, लेस देन 1 निकलेगा। मेरे लाल ये तीनों क्वेश्चन दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में नोट कर लेना। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जरूर हिट होगा एक ना एक क्वेश्चन। तो आप इससे तीनों क्वेश्चनों को अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। अब देखना मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैं यहाँ से एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। कैसे? वो एग्जाम्पल समझो, कैसे समझाएंगे। अब देखना, अब देखो
मैंने एक सतह ले ली, सतह पर एक बॉक्स रखा है, सतह पर एक बॉक्स रखा है, इसके आगे की ओर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जिस आगे की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं एप्लाइड फोर्स। एप्लाइड फोर्स, एप्लाइड फोर्स की मैं बात करूं, एप्लाइड फोर्स की मैं बात करूं तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कोई बता सकता है मेरे लाल? एप्लाइड फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? और इस पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शन लगेगा। ये जो मोशन है, ये जो बॉक्स है वो रेस्ट में है, और रेस्ट के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ लिमिटिंग लगेगा, ना कि एफ एस। एफ एस तो कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता, तो कांस्टेंट नहीं रहता तो उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। तो इस पे पीछे की ओर लिमिटिंग फोर्स लग रहा है, इस पे आगे की ओर एक एप्लाइड फोर्स लग रहा है, एप्लाइड फोर्स लग रहा है। अब मुझे इसकी कंडीशन बताओ, इसकी मुझे कंडीशन बताना जरा, कि मान लो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, अगर मेरा लिमिटिंग फोर्स, अगर मेरा लिमिटिंग फोर्स अगर ज्यादा है एप्लाइड फोर्स से, एप्लाइड फोर्स से अगर मेरा लिमिटिंग फोर्स ज्यादा है, इस फोर्स से ये फोर्स ज्यादा है, तो मेरे लाल जो वस्तु होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा? रेस्ट में होगा, बोलूं तो विराम में होगा। वो कभी मोशन नहीं कर सकता। जब एप्लाइड फोर्स से लिमिटिंग फोर्स ज्यादा है तो रेस्ट में रहेगा, वो ऑब्जेक्ट कभी मोशन नहीं कर सकता। अगर कंडीशन नंबर मैं 2 की बात करूं, मेरा जो एफ लिमिटिंग है वो मेरा कम है एफ एप्लाइड से, एफ एप्लाइड से अगर कम है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। मोशन बोलूं तो गति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जब एप्लाइड फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फोर्स से तो मोशन में होगा या विराम में होगा? तो मोशन में होगा अगर एप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा लिमिटिंग फोर्स से, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में होगा। दैट इज क्लियर। अब देखो इतना क्लियर। मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल सेट करता हूं, एग्जाम्पल सेट करता हूं। इस एग्जाम्पल को समझिए, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को समझो, वो एग्जाम्पल क्या है। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा है, रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में। इस पे एक एप्लाइड फोर्स लग रहा है, जो हमारा लग रहा है कितने न्यूटन का ले लो, मान लो 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। ठीक। इस पे एक लिमिटिंग फोर्स लग रहा है एफ एल, एफ एल। इतना क्लियर। म्यू एस दिया है 0.2, म्यू एस दिया है 0.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ when object is rest, when object is rest, then find the value of limiting force। FL ने करवा रहा है, FL ने करवा रहा है। जी हाँ, जब ये रेस्ट में तो ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा और नीचे mg भार लगेगा। जो m द्रव्यमान है इस ऑब्जेक्ट का, वो मैंने मान लिया 5 kg है, 5 kg है, द्रव्यमान 5 kg है। मैं फोर्स मान रहा हूं यहाँ पे 10 न्यूटन, और द्रव्यमान 5 है, जी की वैल्यू 10 लेता हूं तो यहाँ पर 50 न्यूटन हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, 50 न्यूटन हो गया। मुझे पूछा गया लिमिटिंग फोर्स, तो लिमिटिंग फोर्स बराबर होता है म्यू एस आर, और लिमिटिंग फोर्स म्यू एस की 0.2 और आर की निकली है 50। तो एफ एल बराबर मेरा पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10, 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 न्यूटन, 5 दूनी 10 न्यूटन। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने जब यहाँ पर मैंने बल को माना था 5, बल को अगर मैं 5 मानता हूं और मेरा जो नॉर्मल लिमिटिंग फोर्स निकला वो 10 न्यूटन निकला, मुझे अब बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा? क्योंकि जो मेरा एफ एल है वो 10 न्यूटन है
और मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो 5 न्यूटन है। मैं कह सकता हूं मेरा लिमिटिंग फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से। जब लिमिटिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा तो ये वस्तु रेस्ट में होगी, वस्तु रेस्ट में होगी, जी हाँ रेस्ट में होगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर 5 की जगह मैं 20 न्यूटन लेता हूं, 20 न्यूटन लेता हूं, तो इस कंडीशन में मेरा एफ लिमिटिंग है वो कम है एफ अप्लाइड से। जब अप्लाइड से कम है तो इस कंडीशन में मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में होगा। मोशन बोलो तो गति में होगा, जी हाँ गति में होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा, कब रेस्ट में होगा कब मोशन में होगा। तो दोनों एग्जाम्पल आपके सेट हो गए होंगे। कल इसमें पुल और पुश वाला जो ऑब्जेक्ट है खींचना और धकेलना उसको क्लियर करेंगे। आज आपने जो स्टैटिक फ्रिक्शन को क्लियर किया है उससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन को क्लियर किया है। तो आप इसकी क्लास को एक बार फिर से देखना और नोट्स बनाना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को एक बार क्लास को अपनी जो क्लास हर ग्रुप में है उसमें शेयर करके आइए, जिससे हर बच्चे को जानकारी मिले कि हाँ एक फिजिक्स का लेवल मिल रहा है। डिफेंस में एक फिजिक्स का जो लेवल आता है उस लेवल पे डिफेंस में फिजिक्स का लेवल चल रहा है। तो एक बार क्लास को शेयर करियो। शेयर करने के बाद जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।